हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम स्पार्क आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि कैसे सबसे पहले आरबीआई को नेशनलाइज किया गया और आरबीआई को नेशनलाइज करके एक सरकारी सेंट्रल बैंक के फॉर्म में स्टैब्लिश किया गया था। विथ आफ्टर आरबीआई वी हैड एसबीआई का फॉर्मेशन हुआ और कैसे एसबीआई के बाद उसके एसोसिएट्स बैंक का फॉर्मेशन हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि भाई एक दो बैंक को नेशनलाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को, इनफैक्ट सारे बैंक्स को नेशनलाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट ने सबसे पहले इन द ईयर 1969 में देश के 14 बैंक्स, और ये जो 14 बैंक्स थे ये देश के बहुत इंपॉर्टेंट 14 बैंक्स थे क्योंकि ये ऑलमोस्ट 85% ऑफ द बैंकिंग बिजनेस को कंट्रोल कर रहे थे। तो ये वैसे 14 बैंक्स को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें जो डिपॉजिट साइज होगा दैट वाज अबव 50 करोड़। वैसे बैंक्स को इन द ईयर 1969 नेशनलाइज किया गया with the passing of the Banking Nationalization Act in the year 1969. 14 banks जिनका जो together they were almost accounting for 85% of the banking business. 1969 के इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने के बाद इन द ईयर 1980 छः बैंक्स को और नेशनलाइज किया जाएगा। वैसे बैंक्स थे जिनका पेड अप जिनका जो डिपॉजिट्स था, जो टोटल डिपॉजिट्स था दैट वाज मोर देन 200 करोड़। और इस तरीके से 14 बैंक्स और इधर 6 बैंक्स, यानी कि 1980 तक हमने सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। अब नेशनलाइजेशन का फ़ायदा क्या हुआ? नेशनलाइजेशन का फ़ायदा ये हुआ क्योंकि लोगों का जो विश्वास होता है सरकारी चीज़ों में वो थोड़ा ज़्यादा था, तो लोग भी अपने पैसों को सरकारी बैंक अकाउंट में जाके रखते थे। सरकारी बैंक में विश्वास होने की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, लोगों में सेविंग की टेंडेंसी बढ़ी। हम लोग बैंक अकाउंट जाएंगे, बैंक के पास खुलवाएंगे और वहाँ जाकर सेविंग्स करते थे। रिजल्ट ये हुआ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, बैंक में लोग आकर के जब डिपॉजिट्स करेंगे तो बैंक डिपॉजिट्स में ग्रोथ होगी। साथ ही हमने ब्रांचेस खोले अर्बन में, रूरल एरियाज़ में, और क्योंकि ये सारे नेशनलाइज थे, सबकी जो कंट्रोलिंग पावर थी वो गवर्नमेंट के पास थी, तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता था कि कौन सा हमारा प्रायोरिटी सेक्टर होगा जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट लेंडिंग करनी है। और इस तरीके से अल्टीमेटली हमने अपने प्रायोरिटी सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने फोकस किया और बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ हुआ। लेकिन द रिजल्ट वॉज कि हमने 1980 तक ऑलमोस्ट सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया। अभी मैंने बताया कि हमने शुरुआत की आरबीआई के साथ, फिर हमने एसबीआई को देखा, फिर हमने रियलाइज़ किया कि एसबीआई को मदद करने के लिए एसोसिएट्स बैंक होने चाहिए, फिर हमने रियलाइज़ किया कि भाई एक दो बैंक से नहीं होगा। 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और 1980 में रिमेनिंग 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ये वो बैंक्स थे जिनकी जो डिपॉजिट्स थी दैट वाज अबव 200 करोड़। यानी कि सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया कि 1980 तक हमने ऑलमोस्ट सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या था? हमने तो देख लिया भाई फ़ायदा भी हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, लोग हमारे पास आ रहे हैं। अब इशू क्या था? इशू यहाँ पर ये था कि 1990s में हम सबको पता है देश में बीओपी क्राइसिस है, देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट की बहुत हाई थी और इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं था, इकोनॉमी में एक ठहराव आ चुका था, ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। 1990s में ये सारे फैक्टर्स के वजह से गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स के लिए जाना था। हम जब इसको रिफॉर्म्स में पढ़ेंगे, हम डिवाइडेड इट इनटू 2 क्योंकि आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। क्योंकि 1990s में यही सिचुएशन की वजह से इन्फ्लेशन है, आपके पास फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, बीओपी क्राइसिस और एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी की वजह से 1991 में नरसिम्हन कमेटी बनाई गई और इसको बोला गया कि भाई तुम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स करो, साथ साथ में एक चैप्टर बना देना बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म्स भी मेरे को बता दो कि बैंक को कैसे सुधारना है। तो एक तरफ हमने 1991 में नरसिम्हन कमेटी बना दी। नाउ कम टू द सेकेंड पर्सपेक्टिव ऑफ इट। हमने सबने पढ़ा हुआ है कि 1991 इंडिया के लिए बीओपी क्राइसिस के बाद हमने क्या किया? वी हैड अनाउंस्ड द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हमने एलपीजी अनाउंस किया। एलपीजी का भी ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई अब गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए इकोनॉमी में उसको चेंज करना है, और गवर्नमेंट ने बिल्कुल हम प्राइवेटाइजेशन की बात करने लगे बिकॉज वी आर गोइंग फॉर व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट एलपीजी। और ये एलपीजी कब आया? 1991 के न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आया। द
द रिजल्ट वॉज गवर्नमेंट ने बोला भैया प्राइवेटाइजेशन करेंगे, सरकारी मत करो। तो हमने बोला कि अब नो टू नेशनलाइजेशन, मतलब अब ज़्यादा बैंक्स को नेशनलाइज करने के चक्कर में नहीं रहना है, रादर उनको प्राइवेटाइज करना है। इसी का रिजल्ट हुआ। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने सबसे पहले एसबीआई को बोला कि भाई तुम जाओ, तुम कैपिटल मार्केट में जाओ और वहाँ से जाकर के पैसे को रेज कर सकते हो। हमने पहले सीलिंग लगाई थी 33% और ये एक अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था विच वॉज द एसबीआई अमेंडमेंट एक्ट। तो एसबीआई को हमने परमिट किया इन द ईयर 1993। उसके बाद 2007 में आरबीआई का जितना भी शेयर होल्डिंग था एसबीआई में उसको हटा दिया गया और आरबीआई को अपने सारे शेयर्स किसको बेचने पड़े, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने जब उस समय आरबीआई से परचेज किया इट वॉज अराउंड 59%, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं वी आर रेडी, हम इसको भी रिड्यूस कर देंगे, हम लोग कंफर्टेबल है, वी कैन गो अप टू 53%। यानी कि एक मैंने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट्स में आरबीआई इज नो मोर दी होल्डिंग बैंक। क्यों आरबीआई नहीं है? क्योंकि आरबीआई ने 2007 में अपने शेयर्स किसको बेचे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब सेकेंड इशू ये हुआ कि जब हमने बोला एसबीआई को कि भाई तुम कैपिटल मार्केट जाओ, तो भाई दूसरे बैंक्स भी थे, तो बाकी नेशनलाइज बैंक्स भी बोलने लगे हमारा क्या। हमने बोला ठीक है, हमने बाकी नेशनलाइज बैंक्स को भी बोला कि तुम लोग भी जाओ कैपिटल मार्केट में, लेकिन तुम लोग के ऊपर सीलिंग कितना रहेगा, 33%। और भाई हमने एसबीआई को क्या बोला गवर्नमेंट ने कि आई एम रेडी टू रिड्यूस द स्टेक टू 53%, और बाकी को क्या बोला, भाई 33% ही बेचने देंगे। एक एक्ट पास हुआ, बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994, बाकी बैंक्स को भी अलाउ कर दिया गया। हमने अभी तक प्राइवेट बैंक्स को बंद करके रखा था क्योंकि हम अभी तक नेशनलाइजेशन को फॉलो कर रहे थे, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी चीज़ों और सारे प्राइवेट बैंक्स को हमने नेशनलाइज कर लिया था। अब हमने प्राइवेट बैंक्स को अलाउ किया और प्राइवेट बैंक्स में जो सबसे पहला देश का प्राइवेट बैंक एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो ओपन अप हुआ दैट वाज द यूटीआई बैंक। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस आउट कर दिया था, जैसे हमने बाकी नेशनलाइज बैंक्स को बोला कि आप भी जा सकते हैं कैपिटल मार्केट में, लेकिन हमारा कंडीशन ये है कि 33% से ज़्यादा शेयर्स को बेचना नहीं है। और जो सबसे पहला जो नेशनलाइज बैंक गया कैपिटल मार्केट में पैसा उठाने के लिए दैट वाज द ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया। और याद रखना सबसे पहला जो प्राइवेट बैंक जो एलपीजी के बाद स्टैब्लिश हुआ दैट वाज द यूटीआई बैंक। और सबसे पहला बैंक जो दैट विल बी दी ओवरसीज बैंक। और ओवरसीज बैंक ने क्या किया, ओवरसीज बैंक वो सबसे पहला नेशनलाइज्ड बैंक होगा जिसने बोला कि भाई मैं तो कैपिटल मार्केट जाकर के पैसों को रेज करूंगा। और यहाँ से हमने एक बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ा दैट वाज आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स दैट वाज इन द ईयर 1991। और दूसरा जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि हमने एक और कमेटी बनाई थी, नरसिम्हन कमेटी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।